हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। हमारे 2 चैप्टर्स फर्स्ट और सेकंड और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड। ये क्लास 7th की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग पर्यावरण डिस्कस कर रहे हैं। भूगोल है, उसके अंदर पर्यावरण का चैप्टर था। अभी हम पढ़ेंगे पार्ट 3, हमारी बदलती पृथ्वी। आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहले तो आप ये देखिए, ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है, क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए। एक छोटी सी गोली लीजिए रंगीन कागज़ की, पर वो कैसी होनी चाहिए, रंगीन कागज़ की। इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेड कलर की रखी हुई है और बीकर में इन्होंने रख दी है। फिर बीकर को क्या करिए आप, गर्म कीजिए। फिर जल जब गर्म होगा तो देखेंगे आपकी जो जल की परतों के साथ क्या होगा, जो कागज़ की गोली है वो ऊपर उठेगी और ठंडे पानी की परतों के साथ गोली क्या होगी, नीचे बैठेगी। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी क्या करता है, इसी प्रकार गति करता है। आप वो उबलते हुए पानी को देखिए तो उसकी जो परतें होती हैं वो क्या करती हैं, आपको दिखेंगी, ऊपर जाएंगी, जब उबाल आएगी और फिर नीचे आएगी। उसी प्रकार उनके साथ गोली भी ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की 3 परतें पड़ी थी, परपटी, मेंटल, कोर। परपटी, मेंटल, कोर। तो जो परपटी है, मेंटल है, वहाँ पे क्या है, मैग्मा। तो ये मैग्मा भी क्या करता है, उबलता रहता है। तो इस के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे थे कि मैग्मा भी इसी प्रकार होता है, उबलता रहता है और वो भी ऊपर उठता है और नीचे गति करता है। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल क्या है, तो अनेक प्लेटों में विभाजित है। एक मिनट, ये देखिए, स्थलमंडल क्या है, अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। तो जो हमारा परपटी है वो क्या, बहुत सारी प्लेटों से बनी, ये देखिए ऐसी समझ लीजिए प्लेटें हैं और यहाँ पे क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। तो मैग्मा के ऊपर ये क्या होती है, प्लेटें तैरती हैं। तो स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें क्या कहते हैं, स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डायग्राम में समझिए कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, इसके अंदर का ये क्या है, मेंटल है। पृथ्वी के अंदर क्या है, मेंटल है, मेंटल भी क्या है, गोल है। अब सोचिए यहाँ पर क्या है, मैग्मा भरा हुआ है और ये क्या है, पृथ्वी की बॉल जैसा ऊपर उठता है फिर नीचे, फिर और ये पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये मैग्मा भी चारों तरीके से ऐसा गोल गोल घूमता रहता है और चक्कर लगाते रहता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जब ये मैग्मा जैसे भी उबलता रहता है, घूमते रहते, उसी प्रकार प्लेटें भी क्या होती हैं, घूमती रहती हैं। पर इनकी गति आप सोचिए इतनी धीमी होती है, कि प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर ही घूमती हैं ये प्लेटें। इसीलिए हमको पता नहीं चलता है कि अपना स्थल मंडल भी क्या है, तैर रहा है, घूम रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेट की प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल। और एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहिर्जनिक बल कहते हैं। ये कह रहे हैं, यहाँ समझते हैं कि प्लेटें हैं क्या, प्लेटें क्या है, अपनी सतह पर घूमती रहती हैं पृथ्वी, और जिससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और ये घूमती, इसके कारण क्या होता है, बल उत्पन्न होता है, जिससे ये गति उत्पन्न होती है, जिनके कारण क्या होता है, प्लेटों में गतियाँ उत्पन्न होती हैं। और ये जो होती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल होते हैं वो उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बाहर जनित बल होते हैं वो बाहरी भाग में उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अब यहाँ
पृथ्वी की गति को क्या है, बलों के आधार पर विभक्त किया गया है। अब अंतर्जनित बल कभी क्या करते हैं, आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी कभी धीमी गति। और भूकंप और जो ज्वालामुखी होता है तो ये क्यों होता है, आकस्मिक गति के कारण होता है। और इससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गतियाँ देखें तो एक तो अंतर्जनित बल के द्वारा, एक बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में कभी कभी आकस्मिक बल लगता है, मतलब अचानक से, और ये कभी कभी ये पटल विरूपण बल, मतलब कि भौगोलिक जो स्थल क्षेत्र है उसमें परिवर्तन कर देता है। अब आकस्मिक बल से क्या होता है, भूकंप होता है जो ये विनाशकारी सिद्ध होता है। ज्वालामुखी, भूस्खलन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन। पटल विरूपण क्या होता है कि मतलब विरूपण मतलब रूप का परिवर्तन हो जाना। तो जैसे मैग्मा बाहर निकलता है तो पर्वत का निर्माण करता है, तो पटल का क्या होता है, रूप बदल जाता है, वहाँ पर पर्वत निर्मित हो जाता है। बहिर्जनित बल है, अब पृथ्वी की जो परपटी है वहाँ पे बहिर्जनित बल कैसे लगते हैं, तो देखें अपर्दन और निक्षेपण। नदी जो बहता हुआ जल है वो लगाते हैं, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद पे बहिर्जनित बल लगता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन ज्वालामुखी क्या होता है। भूपरपटी पर एक खुला छिद्र होता है, पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी एक्सप्लेन करने आ जाए तो कुछ नहीं, केवल क्या होता है कि ऐसा छेद होता है, ये लिखना है, ठीक है। क्या है, भूपरपटी पर एक खुला छिद्र होता है, ये समझ लीजिए, ये भूपरपटी है, इस पर एक छिद्र है, तो ये खुला छिद्र क्या कहलाएगा, ज्वालामुखी। और इससे ही क्या होगा, जो पिघला हुआ पदार्थ है मैग्मा वो बाहर निकलता है, और ये कैसे निकलता है, अचानक निकलता है, इसे ही क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की डेफिनेशन इजी है कि नहीं। अब जैसे याद करिए मेरे साथ कि ज्वालामुखी क्या है, तो ये भूपरपटी है, भूपरपटी पर खुला एक छिद्र होता है, ये क्या है, छिद्र है, भूपरपटी पर एक खुला हुआ छिद्र होता है, जिससे जो पिघले हुए पदार्थ क्या होते हैं, अचानक निकलते हैं, पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में यहाँ से ज्वालामुखी जो है, यहाँ पर क्या है, मैग्मा कोस्ट है, ये मैग्मा है। अब मैग्मा यहाँ से निकलता है, ये बाहर क्या है, लावा के रूप में बाहर आता है। परपट्टी के अंदर अगर है तो उसको मैग्मा, और बाहर निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे, लावा। यहाँ से ये निकल रहा है तो यहाँ निकास आ जाएगा। यहाँ पर जो निर्मित होता है एक होल के ऐसी आकृति निर्मित होती है, उसे कहते हैं क्रेटर। ये परपट्टी है, मेंटल है। परपट्टी में क्या हो जाएगा, एक मैग्मा प्रकोष्ठ आ जाएगा, और वहाँ से ये पर्वत जैसी आकृति है, तो ये पर्वत है। यहाँ से एक क्या होता है, निकास होता है। निकास के बाद जो यहाँ छोटे छोटे जैसे नाली टाइप में बने रहते हैं, वहाँ से क्या होता है, लावा बाहर निकलता है, और यहाँ से गैस और राख बाहर निकलती है। ये ज्वालामुखी का पूरा चित्र है। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखी के बाद अब क्या आता है, भूकंप आता है। भूकंप क्या बोल रहे हैं कि जो स्थलमंडलीय प्लेटें हैं ये क्या करती हैं, गति करती हैं। स्थलमंडलीय प्लेटें ये क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं। तो इनसे क्या होता है, अब सोचो जैसे अब गति करें कुछ भी तो कंपन होता है। पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होता है। अगर गति क्या है, एक नियमित है, जैसे कि हमको पता नहीं चले, लेकिन अगर गति आकस्मिक हो गई तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, और जो ये कंपन होता है, पृथ्वी तो हमारी गोल है, तो पृथ्वी के चारों ओर गति करेगा ये। इस कंपन को ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप की डेफिनेशन हो गई है, क्या होती है, स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। स्थल मंडलीय प्लेटें जब गति करती हैं तो क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और यह कंपन क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इसे ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये जो कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। भूपरपटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं।
अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने समझाया है भूपर्पटी, ये है उद्गम केंद्र। ये क्या कहलाता है? वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र बोलते हैं। फिर जहाँ भूकंप की तरंगों का सबसे पहले अनुभव होता है उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। और भूकंप अधिकेंद्र से ही चारों तरफ फैलता है। ये देखिए ये चारों तरफ ऐसा बना है, चारों तरफ फैलता है। अधिकेंद्र से ही चारों तरफ फैलता है कंपन तरंगों के रूप में। और ये क्या है? तरंगों के रूप में गमन करता है। यहाँ पर भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर क्या करती हैं? निकलती हैं। अधिकेंद्र की अब जो ये अधिकेंद्र है तो इसके निकटतम भाग में अधिक हानि होगी और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ धीरे धीरे क्या होगी? कम हानि होगी। यहाँ पर इन्होंने समझाया है कि जैसे एक बर्तन लेंगे और उसमें क्या जल भर के क्या कर देंगे? ढक्कन बंद कर देंगे। जैसे ही जल को हम गर्म करेंगे, अब क्या करें? आप ढक्कन पे क्या करें? कुछ मटर, चम्मच, मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। फिर आप देखेंगे जल में जैसे ही उबाल आएगा तो क्या होगा? ढक्कन हिलने लगेगा। वैसे ही नीचे समझ लीजिए जो जल है वो मैग्मा है और ऊपर जो प्लेट रखी है वो परपटी है। परपटी की जो प्लेटें होती है वो प्लेट है। परपटी विभिन्न क्या है? प्लेटों में विभक्त है, तो समझ लीजिए वो प्लेट है। वो प्लेट ही क्या है? परपटी की एक स्थल मंडलीय प्लेट है। ठीक है। तो जब उबाल आएगा तो ढक्कन से क्या होंगे? ढक्कन में क्या होगा? कंपन होगा। और जो चम्मच है कंपन की ध्वनि उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जो दाने हैं वो नीचे गिर जाएंगे। उसी प्रकार भूकंप आता है, कंपन होगा। आप देखेंगे आसपास की चीज़ें क्या होंगी? हिलने लगेंगी। कहीं कहीं तो इतना बड़ा भूकंप आता है, इमारतें गिर जाती हैं। देखेंगे नेक्स्ट आपके चैप्टर में ही दे के रखा है भुज का भूकंप जो 2001 में आया था, उसके बारे में दे के रखा है कितना भयंकर भूकंप था। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। तरंगे हमको याद रखना है। एक होती है पी तरंग, एक होती है एस तरंग, एक होती है एल तरंग। पी तरंग इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, एस तरंग इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, एक होती है एल तरंग इसको बोलते हैं पृष्ठीय तरंग। अब इन तरंगों के जो गुणधर्म हैं वो सभी आप सर्च करना, इसमें लिखा है। अभी आपको 7th क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको वो पढ़ा दूँगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये देखिए यदि भूकंप की भविष्यवाणी यद्यपि जो भूकंप की भविष्यवाणी है वो तो संभव नहीं है, लेकिन हम यदि पहले से तैयार हो तो जो इसका प्रभाव होता है वो कम किया जा सकता है। देखो अगर भूकंप आना है तो वो आके रहेगा, बारिश होनी है तो वो हो के रहेंगी। ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, पर उनसे जो होने वाली हानि है वो हम कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीक़ों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। कैसे लगाते हैं अनुमान? जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। कोई बोलता है कि जो हाथी है वो अजीब व्यवहार करने लगता है, या फिर कुत्ते अजीब व्यवहार करने लगते हैं क्योंकि अंदर से गैस निकलती है, एक रेडॉन या जीनॉन, कंफर्म नहीं हूँ मैं, वो गैस निकलती है तो उसको कुत्ते महसूस कर लेते हैं, वो अजीब व्यवहार करने लगते हैं। तो समझ जाइए वहाँ पर क्या आने वाला है? भूकंप। तालाब में मछली क्या होती है? उत्तेजित हो जाती हैं। और सांप क्या होते हैं? धरातल पर आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे कहीं पर अगर सांप आ गए तो ये सारे अनुमान लगाए जाते हैं कि भूकंप आना है। अब ये भूकंप एक वास्तु स्थिति अध्ययन। अभी देखिए भुज का भूकंप है, तो भुज के भूकंप के झटके, ये सोचिए 26 जनवरी था 2001 का दिन। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था जब हमारा 2001 में। भुज शहर में रिक्टर स्केल में तीव्रता कितनी थी इसकी? रिक्टर स्केल में 6.9 तीव्रता थी, तो 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या था? 26 जनवरी था, तो स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 9 से 71 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत होने की आशंका थी।
भुज में निराशाजनक राहत और जो राहत कार्य थे वो भी इतनी जल्दी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि ना पहुँचने के कारण भी हालत चिंताजनक थी। भुज की तबाही क्या थी? फ़ोन लाइन, जल पाइपलाइन जो थी, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी क्या हो गई थी? अवरोधित हो गई थी। शहर में आग भी लग गई थी। क्या थी? ठंड का मौसम है जनवरी में, तो अंगीठियाँ जैसे जल रही होंगी, तो पलटने से बहुत जगह आग भी लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा हो गई थी। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने केंद्र से अपील की थी। गुजरात सरकार ने संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। ये भूकंप जैसी स्थिति इतनी खतरनाक होती है, कभी महसूस नहीं की होगी। मध्य प्रदेश में वैसे भूकंपीय स्थिति नहीं देखी जाती है। यहाँ पर क्रियाकलाप में देखे रखा है कि भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचार पत्र के रूप में दिया गया है। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन घटना को पढ़ें, क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। तो ये ही बोला गया है कि भूकंप एक वस्तु स्थिति घटना है, इसको पढ़ें और श्रेणीबद्ध करना है। श्रेणीबद्ध मतलब क्रमानुसार कर। तो अपन ने क्रमानुसार ही पढ़ा है, पहले फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे पॉइंट ही पढ़े अपन ने। तो क्या आप जानते हैं, एक पॉइंट ये पढ़ते हैं अपन। तो भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। यंत्र क्या होता है? यंत्र को बोलते हैं भूकंप लेखी। पर जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो कैसे मापी जाती है? रिक्टर स्केल से। यंत्र होता है भूकंप लेखी, पर जो उसमें स्केल लगी रहती है उसको क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल, जिससे तीव्रता नापी जाती है। और यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई हैं कि अगर भूकंप 2.0 या भूकंप की जो तीव्रता है अगर 2.0 है उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होती है तो उसे क्या बोला जाता है? बहुत शक्तिशाली। और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वो तो सर्वाधिक शक्तिशाली। तो यहाँ पर देखिए भुज का जो भूकंप था 6.9 मतलब 7 पॉइंट से एक ही पॉइंट कम था। तो शक्तिशाली और बहुत शक्तिशाली बोलेंगे, सर्वाधिक शक्तिशाली से थोड़ा ही कम था। ये देखिए भूकंप लेखी आपको उपकरण बताया गया है। और ये देखिए एक इमारत थी जो इतनी तहस नहस हो गई थी। तो याद रखना भुज का भूकंप हमारे भारत में बहुत ही जिन्होंने सर्वाधिक विनाश किया था। ये होता क्यों है? क्योंकि प्लेटें जब आकस्मिक रूप से गति करती हैं, यूँ तो गति करती रहती है पर हमको पता भी नहीं चलता है, पर लेकिन आकस्मिक रूप से गति करती हैं तो पता चलता है। अब भूकंप से क्या बचा जा सकता है? तो वहाँ पर क्या था, पहले से जैसे भुज में तैयारियां नहीं हुई थी, पहले से अनुमान नहीं लगाया गया था और बच्चे सभी स्कूल गए थे, नहीं तो इतना वो नहीं होता। तो कैसे बचा जा सकता है? तो आप क्या करें, अगर कहीं भी भूकंप की संभावना हो तो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। जैसे मेज़ है कोई, मेज़ के नीचे चले जाएं, दीवार के जो अंदरूनी कोने होते हैं वहाँ पर चले जाएं। दूर किन से रहें? तो आग वाले स्थान से, क्योंकि क्या होता है खिड़की दरवाजे जो भी कांच की चीज़ है उनसे दूर रहें, क्योंकि कंपन होता है तो चीज़ें इधर उधर होती हैं, मतलब कि चीज़ें इधर उधर होती हैं, बिखर जाती हैं, तो आग लगने की वो होती है, कांच टूट के आपको लगने की आशंका होती है। इसलिए पहले से तैयार रहें। तो जो भी अपने दोस्त हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनमें क्या है जागरूकता फैलाएं और उनमें ये विश्वास पैदा करें कि हम भूकंप का सामना कर सकते हैं और सामना करना ही चाहिए। यहाँ पर ये भूकंप और ज्वालामुखी समाप्त होता है। मुख्य स्थलाकृतियाँ पढ़ते हैं। अपक्षय, देखिए 3 शब्द पढ़ने को मिलेगी यहाँ पर, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। तो देखते हैं अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। ये 3 शब्द अच्छे से समझना, याद रखना टफ पड़ जाते हैं कभी कभी। तो अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। जो दृश्य भूमि है मतलब जो पृथ्वी है जहाँ हम देख पाते हैं, वो भूमि क्या होती है? लगातार विघटित होती रहती है। ये किस प्रक्रमों से? एक तो अपक्षय हो गए, एक अपर्दन। पृथ्वी की सतह पर सैलों की टूटने से
टूटने की क्रिया होती है अपक्षय। अब देखिए पृथ्वी की सतह पर जो सेल है, सेल अपन सबसे पहले पढ़ चुके हैं, आग्नेय, अवसादी, और एक और कौन सी पढ़ी थी, आग्नेय हो गई, अवसादी हो गई, और एक सेल थी कायांतरित, याद आया। तो पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अब जो सेल टूटती हैं उसी क्रिया को ही क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। फिर भूदृष्ट पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन बोलते हैं। अपर्दन किसको बोलते हैं, तो जल हो गया, पवन हो गया और हिम हो गया, तो इनसे जो क्षय होता है उनको क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। फिर जो वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, निक्षेपण होता है। जो सेल है, समझिए इम्पोर्टेंट है ये बात, सेल है, ये सही सेल है, सेल के टूटने की प्रक्रिया कहलाती अपक्षय। मतलब क्षय समझते हो ना, नुकसान हो जाना, तो इसका क्या हो गया, सेल का क्षय हो गया। अब वायु, जल आदि द्वारा जो ये अपर्दित पदार्थ होते हैं, जो वायु और जल द्वारा जो क्षय होता है, वायु, जल या हिम द्वारा जो क्षय होता है उसको क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। अब जो ये अपर्दित पदार्थ है, अपर्दन के बाद जो ये अपर्दित पदार्थ बनता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ये जो पदार्थ है ये क्या है, अपर्दित पदार्थ है, ये यहाँ से यहाँ पर ले गए तो यहाँ पर इनका क्या हो गया, निक्षेपण हो गया। एक जगह ये एकत्रित हो गए तो इसको ही क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण, ये तीन हो गए। अब हम देखेंगे कि जो विभिन्न स्थलाकृति क्या होते हैं, जैसे हमारा स्थल मंडल है उसके ऊपर नदी द्वारा, पवन द्वारा, हिम द्वारा बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले बॉक्स देखते हैं क्या है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। जलप्रपात देखे होंगे, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे हैं। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में धुआंधार है, रजत है, वी फॉल है, और भी बहुत सारी जगह। मतलब अभी तो बारिश का मौसम है तो बहुत सारे जो झरने होते हैं वो देखने को मिलते हैं। आप भी पूछिए नाम, आप भी गए होंगे वैसे बहुत सारे झरने। तो ये हम यहाँ पर जो हिंदी शब्द है वो जलप्रपात बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं जो सबसे ऊंचा है वो कहाँ पर है, वो है दक्षिण अमेरिका में एक वेनेजुएला देश है, वहाँ का एंजल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात भी है जैसे कि उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है और यूएसए है तो उसकी सीमा पर है एक नियाग्रा। ये यहाँ पर नियाग्रा आप देख सकते हैं कहाँ पर है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर। फिर अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर भी एक विक्टोरिया। तीन इन्होंने बताया। सबसे ऊंचा कौन है, वेनेजुएला में एंजल नदी पर, वेनेजुएला में एंजल नदी पर है। और इस जलप्रपात का नाम नहीं बताया गया है, नहीं, वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, सॉरी। नदी के कार्य क्या है, तो नदी के जल से दृश्य भूमि को, नदी के जल से क्या होता है कि दृश्य भूमि है उसका अपर्दन होता है। अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन अपन ने सुना है। अपर्दन जैसे जल हो गया और पवन हो गया, हिम जैसे घटकों द्वारा क्षय होता है उसको क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। तो नदी क्या है, जल है, नदी में क्या होता है, जल होता है, तो इससे क्या होता है, जो दृश्य भूमि है उसका अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। कठोर शैल जलप्रपात कैसे ऐसा अगर ढलान हो, खड़ा ढलान हो, खड़े ढाल पे, ये बोल रहे हैं खड़े ढाल की घाटी पर जब ऐसे गिरती है नदी तो क्या बनती है, झरने का निर्माण करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है। आप भी गए होंगे तो आपने देखा ही होगा कि जो नदी है ऐसे गिरती है तभी वो जो पानी होता है तेज़ी से गिरता है, तभी जलप्रपात का निर्माण होता है। तो ये जलप्रपात बनाती है। कठोर शैल, ये कठोर शैल है, ये जल
की शक्ति द्वारा काटे मृदु शैल है। मृदु शैल का क्या होता है, कटाव जल्दी हो जाता है, और जो कठोर शैल है उसका कटाव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। जब नदी क्या होती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। नदी क्या होती है, नदी एक अगर देखा जाए तो पहाड़ से निकलती है ना। पहाड़ जो होता है, नदी मतलब ऊंचे भाग से निकलती है लगभग, तो यहाँ से निकलेगी तो फिर क्या करती, बाद में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। जैसे कि ये आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है, तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी की इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जो ये मोड़ है इनको क्या कहते हैं। अब ये सारी स्थलाकृतियाँ हैं, आप याद रखना। तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को, जो ये मोड़ है ना बड़े बड़े, इनको क्या कहते हैं, विसर्प। विसर्प मतलब सर्प की भांति ऐसे ऐसे होने लगती है। फिर क्या होता है, इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार क्या होता रहता है, अपर्दन होता है एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। तो विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चाप झील। क्या है, समझ में आया। क्या होता है, जैसे नदी है, अब यहाँ पर लगातार क्या हो गया, जैसे ये है विसर्प, यहाँ पर क्या हो गया, लगातार अपरदन कर रही है और निक्षेपण, यहाँ पर मलबा जमा हो रहा है। धीरे धीरे क्या होते हैं, तो ये कट जाते हैं, मुख्य जो नदी है उससे कट जाते हैं और एक झील का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, चाप झील बोला जाता है। तो ये देखिए चाप झील का निर्माण हो गया। विसर्प जब अलग हो जाता है तो क्या होता है, चाप झील का निर्माण क्यों होता है, लगातार वहाँ पर अपरदन और निक्षेपण होता रहता है। तो चाप जैसे आप लोग चांदा हिंदी में निशान लगाते हैं, ये चाप ऐसे बनाते हैं, तो इसीलिए इनका आकार चाप जैसा रहता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, चाप झील कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, तो नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण क्या होता है, नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी या पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी में क्या होती है, बाढ़ आ जाती है, फिर बाढ़ के बाद वो क्या होती है, पानी फिर से वहाँ आ जाता है। तो जो वो क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ आई थी, वहाँ पर क्या होता है, महीन मिट्टी का निक्षेपण हो जाता है। निक्षेपण समझते हो ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक महीन आना किसी चीज़ का, पदार्थ का, तो वो महीन मिट्टी वहाँ से आ जाती है और ये मिट्टी क्या रहती है, उपजाऊ। तो उसे क्या बोला जाता है, बाढ़कृत समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान। नदी से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ लिया है अपन लोगों ने। क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो पढ़ा है एक विसर्प क्या कहलाता है, फिर पढ़ा है अपन ने चाप झील, उसके बाद पढ़ा है बाढ़कृत मैदान। 3 स्थलाकृतियाँ पढ़ ली हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, वितरिका, जिनको वितरिका कहा जाता है। 1 मिनट, मैंने यहाँ पर ये ज्वालामुखी सर्च करके रखा था, जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी विस्फोट सोचो इतना भयंकर होता है, वहाँ पर जो कोई भी धातु अगर हो तो वो तो पिघल ही जाए नीचे मतलब इतनी आग होती है। ज्वालामुखी आप देख रहे हो, आप लोग हमेशा ऐसी चीज़ें सर्च किया करो ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। ज्वालामुखी आपने देख लिया है, आपको नेक्स्ट ये चैप्टर वैसे लेंदी हो रहा है पर समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा भी है। जो 2 चैप्टर पिछले अपन ने पढ़े हैं, उन चैप्टरों से ये चैप्टर क्या है, बड़ा है। बाढ़कृत मैदान तक हो गया था। उसके बाद हम क्या देखते हैं, तटबंध देखते हैं। तटबंध क्या होता है, तो नदी के जो तट होते हैं, उद्धित तटों, उन्हीं को क्या कहते हैं, तटबंध। ऐसा कोई आकृति नहीं, बस ये देख लेना, नदी के क्या होते हैं, तट होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, तटबंध कहते होंगे। आप नदी गए होंगे, वहाँ पे स्नान वगैरह भी किया होगा, तो वही तटबंध कहलाते हैं। अब क्या होता है, जैसे नदी के उद्गम से जब नदी समुद्र तक पहुँचती है, तो पहुँचते पहुँचते उसका प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, और नदी क्या होती है, अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ देख पा रहे हैं, नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, वितरिका।
ये कहलाती है वितरिका। ये देख रही है, ये जो अनेक धाराएं फूटी है ना, यहाँ से जैसे ये नदी है एक मुख्य नदी, यहाँ से ये ऐसी धाराएं फूटती हैं, इनको क्या कहते हैं? वितरिका। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ बहाव बहुत धीमा हो जाता है और यहाँ क्या होता है, बहुत सारा मलबा भी आ जाता है इसके साथ में। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या करती है? नदी है, नदी ने अपरदन तो किया होगा, तो यहाँ पर जो भी अपरदन है, जो भी मलबा है, यहाँ पर निक्षेपित कर देती है वितरिका और यहाँ पर मुहाने का निर्माण करती है। ये जो है एक डेल्टा निर्मित किया हो, यहाँ पर एक क्या है? डेल्टा का निर्माण हुआ है। डेल्टा का आकार ऐसा होता है, मैथ्स में डेल्टा पढ़ा होगा तो लगभग आकार ऐसा होता है। और एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता दूं, गंगा नदी का जो सुंदरबन डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती हूँ, तो ढूंढें आप लोग। एक तो मैंने बता दी है गंगा नदी, उसका कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंग में क्या होता है? समुद्री तरंग भी क्या करती हैं? अपरदन तथा निक्षेपण करके क्या करती हैं? तटीय स्थलाकृति बनाती हैं। समुद्र है, समुद्र के जो तट में स्थलाकृति बनती हैं उनको क्या बोलेंगे? समुद्र है, जैसे ये जो इनका तट है यहाँ पे जो बनेगी इनको बोलेंगे समुद्री स्थलाकृति। समुद्री तरंगे तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं। ये सैल बनी हुई हैं, यहाँ पर क्या होती हैं? लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ही ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। यहाँ पर ये समुद्री गुफा का निर्माण हुआ है। अब ये चट्टान सैल से क्या होती हैं? तरंगे हमेशा टकराती रहती हैं, जिनसे यहाँ पर क्या होती है?